भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है, सच है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में बढ़ती महंगाई के बीच भारत में महंगाई को थाम रखा है, सच है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से हुआ है, 100% सच है। लेकिन एक बड़ा सच यह भी है कि आम आदमी यानी मिडिल क्लास देश के विकास में योगदान देने के लिए चुपचाप जो टैक्स पे टैक्स भरे जा रहा है, वो ना अब उसको अंदर ही अंदर बहुत कचोट रहा है। और उसको उम्मीद भी उन्हीं नरेंद्र मोदी से है जिनके राज में ये टैक्स लग रहा है। उसे लगता है कि मोदी जी कुछ ना कुछ तो मिडिल क्लास के लिए जरूर सोचेंगे। और इसलिए पाठशाला में हमने कल भी पॉपकॉर्न से लेकर पुरानी गाड़ी पर लगने वाली जीएसटी का चैप्टर खोला था। पाठशाला में कल जब हमने टैक्स का चैप्टर खोला, तब से हर जगह उसकी चर्चा हो रही है। पाठशाला का कल का हमारा चैप्टर भयंकर वायरल भी हुआ, क्योंकि टैक्स का मामला ही ऐसा है। आम आदमी का यह दर्द है जो कोई बात करने को तैयार नहीं, लेकिन हमने पाठशाला में वो मुद्दा उठाया। हमने सवाल उठाया था कि क्या मिडिल क्लास का काम इस देश में सिर्फ टैक्स भरने का रह गया है क्या? क्योंकि टैक्स का गजब ही हाल हो रखा है। पॉपकॉर्न हो, पुरानी गाड़ी हो, हर जगह पर ऐसी ऐसी जीएसटी लगे जा रही है कि पब्लिक का दिमाग घूम गया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स चल रहे हैं, लोग मजाक भी बना रहे हैं। कई लोग तो कहते हैं कि सरकार एक काम करे, हमारी पूरी सैलरी रख ले, उसमें से जो है कुछ पैसा हमको वो दे दे कि हम अपना घर चला लें। जब इतना टैक्स दे ही रहे हैं तो पॉकेट मनी टाइप कुछ दे दे। इस तरह से बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। आज हम टैक्स के इस जंजाल का पार्ट 2 वाला चैप्टर खोलने जा रहे हैं, जो मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दर्द है। आज केंद्र और राज्य सरकारों को देखना चाहिए कि कैसे मिडिल क्लास एक चीज पर कई बार टैक्स भर भर के पगला चुका है, क्योंकि राज्य सरकारें भी ले रही है भाई। और ये जो जीएसटी काउंसिल होती है, इसमें सारे पार्टियां जिनकी सरकारें राज्यों में, उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं बॉस। सब मिलकर निर्णय लेते हैं। तो वहां कोसने के लिए कि ये हो गया वो हो गया सब हैं, लेकिन इसमें सब मिलकर फैसला लेते हैं। लेकिन ये सारी बातें आपको बताऊं उससे पहले कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है, जो कंफ्यूजन यूज्ड कारों को बेचने पर चल रहा है। हमने कल आपको बताया था कि पुरानी गाड़ियां बेचने पर लगने वाला टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यही कहा था कि जिस दाम में कार खरीदी गई और जिस दाम में बेची जा रही है, उसके अंतर पर 18% टैक्स लगेगा। लेकिन वित्त मंत्री ने पुरानी गाड़ी बेचने पर लगने वाले टैक्स पर जो भी कहा था, उसमें कुछ कंफ्यूजन था। सरकार से जुड़े हमारे सूत्रों ने उस कंफ्यूजन के बारे में जानकारी दी है, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था, जिसके बाद सारा कंफ्यूजन खड़ा हुआ। It is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. जो वित्त मंत्री ने कहा वही हमने आपको कल बताया भी था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो भी फैसले लिए गए थे, उसके बारे में पीआईबी की प्रेस रिलीज में भी जानकारी दी गई थी। पीआईबी की प्रेस रिलीज भी हमने चेक की थी, तो उसमें भी वही बात लिखी थी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही थी। यानी जिस दाम में कार खरीदी गई और जिस दाम में बेची गई, उसमें जो मार्जिन है उस पर 18% टैक्स लगेगा। सोशल मीडिया पर भी लोग यही बात कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों को बेचने पर अगर इतना टैक्स लगेगा तो बेचने वाले को क्या फायदा होगा। पुरानी गाड़ी की वैल्यू डिप्रिशिएट ही होती है, यानी उसकी कीमत बढ़ती तो है नहीं, कम ही हो जाती है। ऐसे में उस पर 18% टैक्स लोगों को हजम नहीं हो रहा। इस पर आज हमने विस्तार से चर्चा की और जानकार लोगों से भी बात की। सरकार के सूत्रों ने भी बताया कि वित्त मंत्री पूरी बात बता नहीं पाई, या वो सही से समझा नहीं पाई, या वो एक तरह से गलत बात कह गई। जो भी कही, गलती से हो गया होगा, मुंह से निकल गया होगा। लेकिन पुरानी गाड़ी बेचने पर जो 18% टैक्स लगेगा, वो कैसे लगेगा और किस पर लगेगा, उस पर कंफ्यूजन वित्त मंत्री के बयान से बढ़ा, जिसे अब हम दूर कर देते हैं। पहली बात तो यह है कि 18% टैक्स उन पर एप्लीकेबल होगा जो पुरानी गाड़ी बेचने के लिए रजिस्टर्ड है। जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं, यानी अगर आप पुरानी गाड़ी अपने किसी दोस्त को बेच रहे हैं, तो उस पर 18% टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड वेंडर को अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं, तो भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। जो वेंडर आपसे पुरानी गाड़ी खरीद रहा है, वो आपकी गाड़ी को आगे किसी और को ज्यादा कीमत पर बेचता है, तो उसे 18% टैक्स देना होगा। रजिस्टर्ड वेंडर को वही पुरानी गाड़ी किसी दूसरे को बेचने से जो मुनाफा होगा, उस पर 18% टैक्स लगेगा, यानी 18% रजिस्टर्ड वेंडर ही भरेगा। मतलब मान लीजिए आपने पुरानी गाड़ी 1 लाख रुपए में रजिस्टर्ड वेंडर को बेच दी कि मेरी गाड़ी 6 लाख की थी, अब तुम 1 लाख में ले लो, पुरानी होगी। रजिस्टर्ड वेंडर ने क्या किया, उस गाड़ी
गाड़ी को मॉडिफाई किया, थोड़ा चकाचक बनाएगा तभी ना बिकेगा। तो उसको चकाचक करके उसने 2 लाख रुपए में किसी और को बेच दिया। रजिस्टर्ड वेंडर का मुनाफा कितना हुआ? 1 लाख रुपए में आपसे खरीदा, 1 लाख रुपया उसमें और उसने मुनाफा कमाया, 2 लाख में बेचा। तो अब उस मुनाफे वाले 1 लाख पर 18% टैक्स यानी 18,000 रुपए वेंडर को भरना होगा। वेंडर कौन? जैसे ये कास्ट24 वगैरह दूसरे ऐप्स जो हैं उनसे आप बेचते हैं ना, वही वाला। अब यहां पर यह भी समझने वाली बात है कि वेंडर ने 1 लाख का जो मुनाफा कमाया वो पूरा मुनाफा नहीं है। वेंडर ने पुरानी गाड़ी को मॉडिफाई करने में भी कुछ पैसा लगाया होगा और फिर उसे 18% टैक्स भी देना पड़ रहा है, जिसे देने के बाद रजिस्टर्ड वेंडर का मुनाफा कम हो जाएगा। क्योंकि भाई 1 लाख में खरीदा, मान लीजिए 20,000 रुपया और लगाया, 30,000 रुपया और लगाया गाड़ी को चमकाने में, 2 लाख में बेचा, उसको तो कमाई 70,000 की हुई, लेकिन वो टैक्स 1 लाख रुपए पे भरेगा 18%, तो उसका तो मार्जिन कम हो गया। कोई भी रजिस्टर्ड वेंडर जो मार्केट में बिजनेस के लिए आया है वो अपना मुनाफा कम नहीं करेगा। ऐसे में वेंडर क्या कर सकता है वो आपको देख लीजिए। या तो वेंडर पुरानी कार को और महंगे दाम पर बेचेगा, या फिर पुरानी कार को और सस्ते दाम पर खरीदेगा कि भाई हमको तो 18% जीएसटी भरनी है, तुम सस्ते में दो। या फिर जो 2 लाख की गाड़ी है उसको कहेगा कि मैं 2.5 लाख में बेचूंगा क्योंकि मुझे 18% की जीएसटी भी तो भरनी है, मेरा पैसा भी तो लगा है। इन दोनों ही हालात में नुकसान आम आदमी का ही होगा, मिडिल क्लास का ही होगा, क्योंकि ज्यादातर पुरानी कार मिडिल क्लास के लोग ही तो खरीदते हैं। भाई गरीब आदमी तो खरीद रहा है, उसके पास पैसा होता तो नई कार नहीं खरीद लेता। और मिडिल क्लास के ही लोग पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीदने का प्लान करते हैं। तो इधर से कान छुइए या उधर से छुइए, कल वाली बात कहिए या अब जो क्लैरिफिकेशन आ गया वो कहिए। पॉइंट वही था कि मिडिल क्लास को इस टैक्स से नुकसान होगा, और वही होगा, या तो बेचने वाले का होगा या खरीदने वाले का होगा। वेंडर अपने ऊपर लोड नहीं लेगा बॉस। पाठशाला में हम टैक्स के बोझ के बारे में बता रहे हैं तो उसका असर भी दिख रहा है। बीजेपी के नेता तक टैक्स की मार से परेशान जनता के दर्द की बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने सोशल मीडिया पर टैक्स को लेकर अपनी बात रखी। अजय आलोक ने भी लिखा कि माननीय निर्मला सीतारमण जी से मध्यम वर्गीय आय वालों के लिए अनुरोध है, हम पूरा टैक्स समय पर देते हैं, देते क्या है, सैलरी से काट ही लिया जाता है, हमें किसी सरकारी योजना का कभी लाभ नहीं मिलता। स्वास्थ्य बीमा पर भी 18% जीएसटी हमारे लिए और बाकी सबके लिए आयुष्मान भारत योजना है। हम देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, सरकार पर निर्भर नहीं है। फैसले पर तुरंत विचार कीजिए। विपक्ष ने भी टैक्स को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। पुरानी गाड़ियों और पॉपकॉर्न पर जीएसटी के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गाड़ी खरीदना एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन केंद्र सरकार पुरानी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाकर उनके सपने तोड़ रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, देश के आम आदमी और गरीबों को सिर्फ महंगाई, टैक्स और पीड़ा दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है। कभी किसी आइटम पर अचानक जीएसटी बढ़ा देते हैं, कभी अपने चंदादही समर्थकों के मुनाफे के लिए घटा देते हैं। इससे ईमानदार व्यापारियों अधिकारियों में भी असमंजस पैदा होता है, जिसका लाभ भ्रष्टाचारी उठाते हैं। व्यापारी जब तक जीएसटी की एक बात समझते हैं तब तक सरकार नियम बदल देती है। यानी ऑपोजिशन भी बातें कर रहा है, कांग्रेस भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, लेकिन सवाल यह कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस मुंह से कह रही है। अखिलेश जी तो चलिए यूपी में सत्ता में नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी जाते हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। वहां क्यों नहीं अड़ गए कि नहीं पुरानी गाड़ी पे टैक्स जो है वो 12% से 18% नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा ना आपको कि मिडिल क्लास का दर्द कोई नहीं समझ रहा है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। पुरानी गाड़ी बेचने पर टैक्स बढ़ाने को लेकर जो हंगामा हो रहा है, वैसे ही हंगामा पॉपकॉर्न को लेकर भी हो रहा है, क्योंकि पॉपकॉर्न पर भी 3 रेट के टैक्स हैं। साधारण नमक वाला पॉपकॉर्न, मसाले वाला पॉपकॉर्न जो पैक्ड नहीं है उस पर 5% टैक्स लगेगा। अगर यही पॉपकॉर्न अच्छी पैकेजिंग और लेबल के साथ बिकेगा तो उस पर 12% टैक्स लगेगा। अगर पॉपकॉर्न कैरमलाइज्ड है यानी उसमें शुगर मिला है तो वो नमकीन नहीं है बल्कि कन्फेक्शनरी की कैटेगरी में आएगा, जिस पर 18% की दर से टैक्स लगेगा। यह बात सही है कि पॉपकॉर्न पर कोई नया टैक्स नहीं लग रहा है, ये टैक्स पहले से लगते रहे। इस बार टैक्स को कैटेगराइज किया गया है, लेकिन सवाल पॉपकॉर्न को लेकर भी उतनी ही चर्चा में है, क्योंकि भारत में पॉपकॉर्न का बाजार करीब 1200 करोड़ रुपए का है और इससे जो रेवेन्यू मिलता है वो 250 से 300 करोड़ का है। भाई कहां सरकार लाखों करोड़ की कमाई करती है, उसमें 250-300 करोड़ के लिए चर्चा हो रही है। पॉपकॉर्न को लेकर मंथन चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर। उसके बाद आपको बताता हूं कि आम आदमी का सबसे बड़ा दर्द जो है बार बार टैक्स, उसके बारे में बात करूंगा।
पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स, मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूं। जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, वो सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। पॉपकॉर्न पर टैक्स को छोड़ भी दे तो बहुत आजकल इतने तरह के टैक्स लगते हैं, इतने लेवल पर टैक्स लगते हैं कि आम आदमी टैक्स का ट सुन के पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगता है, क्योंकि आम आदमी के टैक्स देने का अंत ही नहीं है, ऐसा लगने लगा है। हमने आपको कल नई गाड़ी के बारे में बताया था कि कैसे एक गाड़ी खरीदने पर मल्टीपल टैक्स लगते हैं, जबकि उस सैलरी को जबकि आप गाड़ी कहां से खरीद रहे हैं भाई? आप उस सैलरी से गाड़ी खरीद रहे हैं जिस सैलरी पर आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। टैक्स देने के बाद सैलरी बची, उससे गाड़ी खरीद रहे हैं, उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। जीएसटी देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, सेस देते हैं, इंश्योरेंस पे टैक्स देते हैं, पार्किंग में लगाते हैं वहां टैक्स देते हैं, पेट्रोल पर टैक्स देते हैं, टोल के लिए टैक्स देते हैं, यानी हर मोड़ पर एक टैक्स आपका इंतजार कर रहा है। लो इधर लो, पैसा लो, कहां उधर कहां ले जा रहा है? गाड़ी का उदाहरण कल हमने आपको बताया था, लेकिन इसी तरह से कई उदाहरण हैं जिसने मिडिल क्लास का जीना हराम कर दिया है। एक उदाहरण प्रॉपर्टी का भी है और उसके बारे में भी आज बात करनी जरूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना घर का होता है। आम आदमी क्या बोलता है, घर के बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक कमा रहे हो, अब जरा एक घर ले लो, लेकिन उस सपने पर भी कई लेयर के टैक्स लगते हैं बॉस। आमतौर पर कोई प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट या प्लॉट खरीदने पर सरकार उस पर स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्री लेती है, लेकिन जब इस प्रॉपर्टी को दोबारा बेचा या खरीदा जाता है तो उस पर फिर से अलग अलग सरकारी फीस लग जाती है। बहुत लोगों का यह दर्द भी है कि पहले ही महंगे होम लोन पर फ्लैट खरीदने का बोझ है। वो होम लोन कहां से भरना है? पहले तो टैक्स भर दीजिए, उसमें जो सैलरी बची उसमें आप होम लोन भर रहे हैं, उसके बाद सरकार को ट्रांसफर चार्ज और रजिस्ट्री चार्ज भी देना पड़ता है। भाई पहली बार प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने पर सरकारी चार्ज देने की बात समझ में आती है, लेकिन बार बार उस पर फीस वसूलना यह बहुत भारी पड़ जाता है मिडिल क्लास को। भाई आपको प्रॉपर्टी पर लगने वाली सरकारी फीस के बारे में बताता हूं। वैसे तो राज्यों और शहरों के हिसाब से प्रॉपर्टी पर सर्कल रेट चार्जेस अलग अलग होते हैं, लेकिन मान लीजिए हम नोएडा की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। भाई नोएडा जैसे शहर में 50 लाख रुपए की कीमत वाले नए फ्लैट के लिए 7% की स्टैंप ड्यूटी लगती है, यानी 3,50,000 रुपए चुकाइए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्ज 1%, तो इसके हिसाब से 50,000 रुपया बना, वो दीजिए। उसके हिसाब से 50 लाख रुपए का फ्लैट जो है वो बढ़ के 54 लाख रुपए का हो जाता है। अब जिसके लिए 50 लाख ही भरना मुश्किल है, उसके लिए 4 लाख और बढ़ गया तो दिक्कत ना है भाई। अगर आप इस फ्लैट को बनते समय या प्री बुकिंग में लेते हैं तो सरकार इस पर 5% जीएसटी भी लेती है। इस हिसाब से 2,50,000 रुपए और बढ़ गए। इस तरह कुल कीमत 56,50,000 रुपए पहुंच जाती है। अगर फ्लैट की खरीदार कोई महिला है तो आपको मात्र 10,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। अब यह भी समझिए कि 50 लाख रुपए की कीमत वाले इस फ्लैट को दोबारा बेचा जाता है तो इस पर सरकार को कितनी फीस देनी पड़ती है। मान लीजिए अगर 50 लाख रुपए की कीमत वाले फ्लैट को बेचा जाता है तो क्या स्थिति बनती है, जरा इसको देखिए आप। मान लीजिए आपने जो फ्लैट की कीमत है, फ्लैट की कीमत वो बैठी 50 लाख। अब आप देखिए बार बार जो टैक्स देना पड़ता है ना, एक बार आपने शुरू में लिया रजिस्ट्री के लिए समझ में आता है, और इसमें मान लीजिए साइज फ्लैट का जो है वो हमने पकड़ लिया कि मान लीजिए 93 वर्ग मीटर है, जिसको आप हजार वर्ग फीट कह सकते हैं। सर्कल रेट अमूमन 40,000 से 1 लाख रुपए का है। मान लीजिए हमने एवरेज सर्कल रेट पर पकड़ा कि भाई एवरेज सर्कल रेट कितना है, तो हमने 50,000 रुपए का 50K का पकड़ लिया एवरेज सर्कल रेट। अब बॉस आपने पहले जब एक आदमी ने खरीदा उसने रजिस्ट्री कराई, अब वो बेच रहा है फ्लैट को, उस पर ट्रांसफर चार्ज लग रहा है। मतलब आप हिसाब देखिए कि अब इस पर ट्रांसफर चार्ज लगेगा। ट्रांसफर चार्ज कितना लगेगा बॉस? 2.5% प्रति वर्ग मीटर का ट्रांसफर चार्ज लगेगा कि भाई आप इससे से उससे उस पर ट्रांसफर, उस आदमी के पास ट्रांसफर हो रहा है। तो 50K का 2.5% कितना हो गया भाई? तो ये कितना हो गया? करीब करीब 1250 रुपए। तो अब आपका ट्रांसफर रेट कितना हो जाएगा पता है? जो ट्रांसफर चार्ज आपको देना होगा ये आपका करीब करीब बैठेगा 1250 रुपया इंटू 93 वर्ग मीटर इज इक्वल टू 1,00,000
16,250 रुपए। किस बात का बॉस? ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, उस पर ट्रांसफर चार्ज 1,16,250 रुपए का आप भर रहे हैं, और उसके बाद आप रजिस्ट्री भरिएगा। आप रजिस्ट्री के लिए उसके बाद रजिस्ट्री चार्ज भरिएगा 6%, वो कितना, करीब 3 लाख रुपए के करीब बैठेगा। तो फिर रजिस्ट्री भी होगा, तो फ्लैट की कुल कीमत 54,16,250 रुपए हो जाएगी। मिडिल क्लास क्या करेगा बॉस? ये ट्रांसफर चार्ज जैसी चीज क्या है? अगर इस फ्लैट के साथ पार्किंग स्पेस भी खरीदा जाता है तो उस पर भी फीस चुकानी पड़ती है। यानी पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने पर सरकार को फीस चुकाओ, दूसरी बार भी खरीदने पर भी फीस चुकाओ, जितनी बार प्रॉपर्टी बिकेगी, खरीदी जाएगी, उतनी बार ट्रांसफर चार्ज लगेगा। रजिस्ट्री तो जो होगी सो होगी। और बॉस, ये तो जो खरीद रहा है वो तो ट्रांसफर चार्ज भर रहा है, वो रजिस्ट्री फिर से करा रहा है, जो बेच रहा है वो कैपिटल गेन टैक्स भरेगा। खत्म ही नहीं हो रहा है बॉस। जो कमा रहा है वो भी टैक्स भर रहा है, जो पैसा दे रहा है वो भी टैक्स भर भर के परेशान। मल्टीपल टैक्स सिर्फ फ्लैट प्लॉट में ही नहीं लग रहा, बल्कि एजुकेशन सेक्टर में भी मल्टीपल टैक्स से मिडिल क्लास जूझ रहा है। मिडिल क्लास आदमी अपनी सैलरी पर ऑलरेडी टैक्स दे चुका होता है, उसके बाद जो पैसा बचा उसमें कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में बच्चों के एडमिशन के लिए बोलता है कि जाओ अच्छे से पढ़ो, तुम भी अच्छे से कमाओ, तुम भी अच्छे से टैक्स देना। देश के बड़े और प्रतिष्ठित बिजनेस कॉलेज में से एक इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की फीस का ब्रेकअप आप देखिए बॉस, कितना टैक्स देना पड़ता है उसके बाद भी। पीजीपी मैक्स प्रोग्राम की एडमिशन फीस है 3 लाख रुपए, इस पर 18% जीएसटी यानी 54,000 रुपए लग जाता है। इसी तरह से एडमिशन फीस हो गई 3,54,000 रुपए। फिर ट्यूशन फीस है 38,78,000 रुपए, इस पर 18% जीएसटी यानी 6,98,040 रुपए। इस तरह ट्यूशन फीस हो गई 45,76,040 रुपए, यानी एडमिशन फीस और ट्यूशन फीस पर 7,52,040 रुपए का जीएसटी भर देते हैं। मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स घटाया जाएगा या हटाया जाएगा, जिसकी डिमांड बहुत समय से हो रही है, लेकिन हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स के मुद्दे पर कुछ नहीं हुआ। आप देखिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पर कितना टैक्स लग रहा है। अभी के नियमों के मुताबिक अगर आप देखिएगा 5 लाख रुपए से ऊपर के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगती है। मान लीजिए आपने परिवार के 4 लोगों का इंश्योरेंस कराया, 4 लोगों के इंश्योरेंस का 3 साल का प्रीमियम 40,000 रुपए। इस 40,000 रुपए पर 18% की दर से जीएसटी लगेगी, यानी इस पर 7,200 रुपए का जीएसटी बन गया। 3 साल का कुल प्रीमियम 47,200 रुपए हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस तो आज के जमाने में जरूरत बन गई, ये कोई लग्जरी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस आदमी मुसीबत के वक्त के लिए लेता है, लेकिन इस पर भी जब 18% का टैक्स लग जाता है तो आदमी के दिमाग में डाउट आ जाता है कि पता नहीं यूज होगा नहीं होगा, उस पर इतना टैक्स भर रहे हैं, क्या जरूरत है, ये वो मामला गड़बड़ा जाता है। लेकिन आप देखिए कि इतनी महत्वपूर्ण चीज पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। वित्त मंत्री ने क्या वजह बताई है वो भी सुनिएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी, फिर भी और थोड़ा जानकारी उनको चाहिए। जैसे कि मैंने मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया, इंश्योरेंस रेगुलेटर से भी उनको रेगुलेटर का गाइडेंस मिलना है, वो भी मिलने के बाद फिर फाइनलाइज करेंगे जीओएम, फिर आएगा काउंसिल में। टैक्स के बोझ से मिडिल क्लास की कमर ऐसे समय में टूट रही है जब देश की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। टैक्स कलेक्शन रॉकेट बना हुआ है, फिर भी टैक्स में राहत नहीं मिल रही। आप देखिए कि टैक्स कलेक्शन से सरकार को कितना तगड़ा फायदा हो रहा है। साल 2023-24 में कुल जीएसटी कलेक्शन 20,18,000 करोड़ रुपए का हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष से 11.7% ज्यादा है। प्रति महीने औसत जीएसटी कलेक्शन 1,68,000 करोड़ के पार रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में प्रति महीने औसत जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ का था। जीएसटी कलेक्शन की सालाना औसत ग्रोथ 10% से ज्यादा है। जब सरकार को इतनी तगड़ी इनकम हो रही है, जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है, उसके बाद भी अगर टैक्स बढ़ रहा है तो उसकी वजह कई ऐसी योजनाएं जिस पर प्रश्न है कि क्या इसकी जरूरत है आज की डेट में। इनमें से एक है मुफ्त राशन जैसी योजना। केंद्र सरकार ने संसद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में खर्च हुई रकम की जानकारी दी। इसके मुताबिक अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक मुफ्त राशन बांटने में 3,91,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च हुआ, यानी प्रति महीने 14,000 करोड़ रुपए का खर्च।
इस हिसाब से अप्रैल 2020 से दिसंबर 2024 तक कुल खर्च लगभग 7,28,000 करोड़ रुपए हो गया। 1 जनवरी 2024 से मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है, जिस पर कुल 11,80,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो मिडिल क्लास कह रहा है बॉस हम तो नहीं लेते ये राशन, और जो लोग राशन ले रहे हैं आप ग्राउंड पे जाइए, लोग कहते हैं कई लोग तो वो उनको राशन इतना ज्यादा हो रहा है कि उनमें से कई लोग बेच देते हैं। कई लोग कह रहे हैं लेबर की दिक्कत हो गई है क्योंकि लोग काम नहीं करना चाह रहे, इतना राशन उनके घर पर हो गया। और कोविड के समय ये योजना शुरू हुई, समझ में आता आज की डेट में क्यों चल रही है, इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है। मुफ्त राशन योजना कोविड के समय शुरू हुई थी, उस समय लोगों को इस योजना की जरूरत थी, लेकिन अब कोविड खत्म हो चुका, इकोनॉमी भी वापस से स्पीड में आ चुकी है, लेकिन मुफ्त अन्न योजना लगातार जारी है। वैसे मुफ्त राशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल खड़े कर चुका है। अभी दिसंबर में ही एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार कब तक मुफ्त राशन बांटेगी, रोजगार के अवसर क्यों नहीं बनाए जाते। 81 करोड़ लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं, सिर्फ टैक्स देने वाले ही योजना से बाहर है। यह सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भाई कब तक फ्री राशन दीजिएगा। लेकिन इसमें समस्या भी है, जैसे ही बंद कीजिएगा ऑपोजिशन चढ़ जाएगा, हंगामा करेगा कि अरे बॉस ये देखिए मुफ्त राशन गरीबों का बंद कर दिया। तो चले जा रहा है। और अगर सोचिए वो लाखों करोड़ रुपए बच जाए तो मिडिल क्लास को कितना फायदा हो सकता है। दिक्कत सिर्फ इस बात की नहीं है कि हर कदम पर टैक्स है, दिक्कत इस बात की भी नहीं है कि टैक्स भरा जा रहा है। मिडिल क्लास भर रहा है भाई, उसको देश के विकास में चीजें लग रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन टैक्स के बदले में जब कोई सुविधा वो नहीं ले रहा, सोशल सिक्योरिटी मिली, चाहे एजुकेशन में मिले, हेल्थ में, या फिर किसी मुसीबत में किसी की नौकरी चली जाए तो उसे मदद मिले ना भाई, कुछ और सुविधा ही दे दीजिए। अगर ये सब हो तो फिर टैक्स इतना किसी को नहीं चुभेगा। लेकिन ऐसा कुछ मिडिल क्लास के पास है ही नहीं। उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं रहा, सरकारी अस्पताल में वो जाता नहीं इलाज के लिए, नौकरी आज की डेट में चली जाए तो घर चलाने वाला कोई नहीं है, और अलग अलग लेवल पर मल्टीपल टैक्स हैं। तो इसीलिए मिडिल क्लास परेशान होता जा रहा है कि बॉस क्या ही करें। मिडिल क्लास की हालत खराब है टैक्स भर भर कर। इंडिविजुअल से होने वाला टैक्स कलेक्शन ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन दो सबसे बड़ा सवाल अभी भी बचे हुए हैं। 140 करोड़ के देश में 10 करोड़ के करीब लोग ही इनकम टैक्स क्यों फाइल कर रहे हैं। इसमें भी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो जीरो रिटर्न फाइल करते हैं। देश में कृषि से होने वाली आय पर कोई टैक्स क्यों नहीं लगता। दूसरा सवाल सुनते ही पहला रिएक्शन यही होगा, बॉस ये कैसी बात कर रहे हैं, देश का किसान टैक्स भरेगा। बिल्कुल नहीं भरना चाहिए किसान को टैक्स, लेकिन उन किसानों को नहीं भरना चाहिए जिनकी आय कम है। कृषि से होने वाली आय की कोई सीमा ही तय नहीं है जिस पर टैक्स की छूट है। ये क्यों भाई, कितने ही किसान तो ऐसे हैं जो सैलरीड क्लास से ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं भरते। पर यह तो सिर्फ समस्या का छोटा हिस्सा है। बड़ी समस्या तो इस बात की है कि कृषि से आय के नाम पर टैक्स से छूट ले कौन रहा है, और क्या इससे देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि साल 2012 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी कह चुकी है कि बिना किसी जांच के कृषि से जुड़ी आय के नाम पर टैक्स में छूट सिस्टम में ब्लैक मनी को कृषि से आय बताकर लाने का रास्ता है। इतना ही नहीं, 2014 में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन की एक रिपोर्ट ने कहा था कि बिना वेरीफाई किए कृषि से जुड़ी आय के नाम पर टैक्स छूट देने से वित्तीय सिस्टम में बड़ी अनियमितता बनती है, जिसका उदाहरण है बड़ी बड़ी कंपनियों का कृषि से जुड़ी आय के नाम पर टैक्स में छूट ले लेना। यानी कृषि से जुड़ी आय के नाम पर किसानों से ज्यादा फायदा क्या दूसरे लोग उठा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और यह सवाल और पुख्ता होता है 2019 की सीएजी की एक रिपोर्ट से, जिसमें कहा गया था कि इनकम टैक्स ने 22,195 केस की जांच की। सीएजी ने इनमें से 6,778 केस की स्टडी की। इन केसेस में 3,656 करोड़ रुपए की टैक्स छूट क्लेम की गई थी कृषि से जुड़ी आय बताकर। इनमें से 57% क्लेम कंपनियों के थे बॉस, और 37% व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स के। 22.5% केस में बिना दस्तावेज जांचे ही टैक्स में छूट दे दी गई थी। करीब 10.5% केस में जमीन के दस्तावेज तक नहीं थे विभाग के पास। 19% केस तो ऐसे थे जहां कृषि से जुड़ी आय के सबूत ही नहीं थे, और 11% केस में डेटा एंट्री की गड़बड़ियां थी, और भी कई दूसरी कमियां मिली। सवाल यह है कि क्या कृषि से जुड़ी आय पर टैक्स छूट का फायदा जरूरतमंद किसानों को मिल भी रहा है? और अगर नहीं मिल रहा है तो जो बड़े बड़े किसान हैं, जो बड़ी बड़ी रकम कमा रहे हैं, उनसे क्यों ना टैक्स लिया जाए। कृषि से होने वाली आय की एक सीमा क्यों ना तय की जाए कि इससे ऊपर कमाइएगा तो टैक्स लगेगा। कई ऐसे सवाल हैं। 140 करोड़ के देश में 10 करोड़ लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं बॉस, ये बड़ी समस्या है।
और नरेंद्र मोदी से लोगों को उम्मीद है, मिडिल क्लास को उम्मीद है कि मोदी है तो मुमकिन है कि मिडिल क्लास को मदद मिलेगी, मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, ये टैक्स में कुछ छूट मिलेगी, कुछ मदद मिलेगी घर खरीदने में, या फिर नौकरी चली जाए तो कुछ सपोर्ट मिलेगा। कुछ तो कीजिए सर, ये आम आदमी का दर्द है। आप कहीं बाहर निकल जाइए, आम आदमी परेशान है टैक्स भरकर। पाठशाला में बग लिखला।